एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आप लोगों के लिए कॉमन पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। ये पेडागोजी सीरीज न केवल DSSB PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट एचटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे एनबीएस केवीएस या एमआरएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर भी आप लोगों से पेडागोजी पूछी जाएगी, वहां पर ये सीरीज आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और आप सभी जानते हैं कि हमने आईसीटी का टॉपिक स्टार्ट किया था और साथ में बीच बीच में मैं मैराथन वीडियोस भी आप लोगों के लिए इंक्लूड करती हूँ। तो जो आईसीटी का टॉपिक स्टार्ट किया था उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट पार्ट आईसीटी का था, वो टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड था, वो मैं करवा चुकी हूँ। सेकेंड पार्ट जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। और कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन से सब टॉपिक्स मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 से लेके 15 सब टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। हर टॉपिक पर आपको एक इंडिपेंडेंट वीडियो मिलेगा। आईसीटी को बिल्कुल डिटेल में मैंने करवाया है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीटी एंड ई गवर्नेंस इन इंडिया। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल डिटेल में मैं इस टॉपिक को लेकर आई हूँ। और इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीजें हम समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ई गवर्नेंस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। उसके बाद ई गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, ई गवर्नेंस के पिलर्स क्या रहेंगे, ई गवर्नेंस के स्टेप्स ऑफ ई गवर्नेंस, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस, यानी कि सरकारी सहभागिता के प्रकार क्या रहेंगे, यानी कि गवर्नमेंट किस तरह से इंटरेक्ट करती है ई गवर्नेंस के द्वारा, ठीक है। मेजर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया। तो देखिए, ई गवर्नेंस को समझे उससे पहले एक बार हमें पता होना चाहिए कि भी गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, यानी कि शासन किस तरह से चलाया जाता है। तो गवर्नेंस का मतलब है कि भी चीजों को किस तरह से किया जाता है, काम किस तरह से किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा चीजें किस तरह से मैनेज की जाती है। तो गवर्नेंस का मतलब है प्रोसेसेस, सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स थ्रू विच डिसीजंस आर मेड एंड ऑथोरिटी इज एक्सरसाइज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोसाइटीज, यानी कि गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, उस प्रक्रिया को, उस सिस्टम को, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं। सरकारी कामकाज किस तरह से किए जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं गवर्नेंस। यानी कि जो अधिकार है, जो कानून वगैरह है, या जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज में किस तरह से लागू किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गवर्नेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे ई गवर्नेंस की। तो देखिए, ई गवर्नेंस का मतलब क्या है। ई और गवर्नेंस दो शब्दों के मेल से बना है ये शब्द। ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, और गवर्नेंस का मतलब क्या है, शासन, ठीक है। यानी कि शासन कार्य किस तरह से किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, यानी कि आईसीटी के इक्विपमेंट्स का प्रयोग करके गवर्नेंस को संचालित करना, यानी कि शासन का संचालन करना, यानी कि सरकार जो भी सेवाएं प्रदान कर रही है उसमें आईसीटी के इक्विपमेंट्स का यूज करना, इंटरनेट के द्वारा लोगों तक वो सेवाएं पहुंचाना, उसको हम क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस। आज की डेट में ई गवर्नेंस के द्वारा हम बहुत तरह की सर्विसेज को एंजॉय करते हैं। देखिए, पहले क्या होता था, फॉर्म अगर आपको कोई भरना होता था तो आप क्या करते थे, मार्केट जाकर खरीद कर लाते थे, फिर आप उसको फिलअप करके सबमिट करके आते थे। लेकिन आजकल आप ऑनलाइन फी भर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, यानी कि जो भी काम है वो सभी के सभी काम आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो ये क्या है, ये ई गवर्नेंस। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि कई बार ई गवर्नेंस की जगह स्मार्ट गवर्नेंस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो स्मार्ट गवर्नेंस, तो यहाँ पर आपको स्मार्ट की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब सुंदरता से नहीं है, स्मार्ट का मतलब है एस फॉर सिंपल, एम फॉर मोरल, ए फॉर अकाउंटेबल, आर फॉर रिस्पॉन्सिव और टी फॉर ट्रांसपेरेंट। यानी कि सरकार किस तरह की होनी चाहिए, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य यानी कि एम क्या है, यानी कि गवर्नमेंट जो भी कार्य करती है, जो गवर्नमेंट ऑपरेशंस हैं, जो गवर्नमेंट जो भी कार्य करती है वो एफिशिएंट तरीके से हो, ट्रांसपेरेंट हो और
पब्लिक के लिए वो एक्सेसिबल हो, यानी कि डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करके पब्लिक उनको इजीली एक्सेस कर। देखिए, अब ई गवर्नेंस में मुख्य रूप से 3 चीजें शामिल होती हैं: ई एडमिनिस्ट्रेशन, ई सर्विसेज और ई डेमोक्रेसी। ई एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जितना भी प्रशासनिक कार्य है, यानी कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उसमें इंटरनेट का यूज करना, यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें इंटरनेट का यूज करना ताकि फाइल्स वगैरह को इजीली एक्सेस किया जा सके। ई सर्विसेज का मतलब है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लोगों को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उनको जो है लोगों तक पहुंचाना। ई डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि भाई लोगों को नॉलेज हो, लोगों को इंफॉर्मेशन हो, लोगों को पता हो अपने अधिकारों के बारे में। जब लोग अपनी बारे में इन सारी चीजों को जानेंगे तो वो क्या है, ई डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि गवर्नेंस का मतलब क्या होता है और ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। यानी कि सरकारी कामकाज को इलेक्ट्रॉनिक आईसीटी के इक्विपमेंट्स के द्वारा करना, वो क्या है, ई गवर्नेंस। अब ये जो ई गवर्नेंस है, यानी कि सरकारी कामकाज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किए जा रहे हैं, आईसीटी का यूज किया जा रहा है उनमें, तो इसका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ई गवर्नेंस का। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, क्या उद्देश्य है? तो पहला क्या है भाई, एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हैं, वो बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से किए जाने चाहिए, उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स नहीं आने चाहिए। दूसरा क्या उद्देश्य है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट जो भी सिटीजन्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों तक पहुंचे, यानी कि वो चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में कोई भी मतलब पर्दा नहीं होना चाहिए। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट कुछ बताती है, लोगों तक कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचती थी। तो जब ई गवर्नेंस के द्वारा क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट चीजें प्रोवाइड करती है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं, ठीक है। सिटीजन क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है वो वाइडर ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। इसके बाद है सिटीजन इंगेजमेंट। देखिए, पहले जब चीजें ऑफलाइन होती थी तो लोगों तक चीजें पहुंच नहीं पाती थी, ठीक है। तो आज की डेट में क्या है कि सिटीजन्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ई गवर्नेंस क्या कहती है कि सिटीजन्स को भी इंगेज किया जाना चाहिए। जो भी डिसीजन या प्रोसेस बनाए जाते हैं, जो भी प्रक्रिया लागू की जाती हैं, पॉलिसीज का निर्माण किया जाता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन किया जाता है, तो वहां पर सिटीजन्स का भी इंगेजमेंट होना चाहिए, उनका भी रोल होना चाहिए। इसके बाद है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब इम्ब्रेस न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर इम्प्रूवमेंट। भाई अब टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कर रहे हैं तो एक बंदी बनाई परिपाटी पर हम नहीं चल सकते, उसमें कुछ ना कुछ हर टाइम इनोवेशन किए जाने चाहिए। जो भी इनोवेशन की वो पब्लिक सेक्टर में उनको कल्टीवेट किया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। भाई जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज किया जाना चाहिए, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी सर्विसेज डिलीवरी। सरकार जो भी सेवाएं प्रदान करती है वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंसेस को भी इनहेंस किया जाना चाहिए टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसके बाद है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो देखिए, जब चीजें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती है, इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी डाटा है गवर्नमेंट का वो बहुत ही सिक्योर होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी हैकर उसको चोरी कर सकता है, ठीक है। तो ई गवर्नेंस के उद्देश्य क्या क्या है कि भाई जो भी कामकाज हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो एफिशिएंट तरीके से हो, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, सिटीजन्स का एंगेजमेंट होना चाहिए, पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए चीजें, इनोवेशन करते रहना चाहिए टेक्नोलॉजी में, ठीक है। क्वालिटी सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए और सिक्योरिटी और प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। देखिए, पिलर्स का मतलब क्या होता है, स्तंभ, ठीक है। यानी कि ये जो ई गवर्नेंस है ये कैसे बनाएंगे, किस चीज पर ये टिका हुआ है। जैसे जब मकान बनाते हैं तो वो पिलर्स पर टिका होता है, ठीक है। तो ई गवर्नेंस के पिलर्स कौन कौन से हैं, यानी कि किस तरह से ई गवर्नेंस बनाएंगे, किस किस की रिक्वायरमेंट होगी। तो मुख्य रूप से 4 पिलर्स होते हैं ई गवर्नेंस के। कौन कौन से, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस। यानी कि लोग, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लोग, जिनके लिए ई गवर्नेंस तैयार किया जा रहा है, और लोग ही ई गवर्नेंस को मिलकर तैयार करेंगे। उसके बाद है टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी का मतलब है कि
टेक्नोलॉजी क्या है, बैकबोन है ई गवर्नेंस की। उसके लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजिटल टूल्स का होना बहुत जरूरी है। यानी कि बेस तैयार करने के लिए टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। विदाउट टेक्नोलॉजी के हम ई गवर्नेंस के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब ये जो सारा काम होगा वो किसी ना किसी प्रोसेस के तहत होगा, यानी कि पूरी की पूरी प्रक्रिया के तहत ये कार्य चलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस होगा कि भाई ये काम किस तरह से होगा। और इसके बाद है रिसोर्सेज। देखिए, इस पूरे के पूरे काम को करने के लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, चाहे वो फाइनेंशियल, ह्यूमन या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड रिसोर्सेज हो, तो संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ई गवर्नेंस के ये 4 मुख्य पिलर हैं। क्या क्या? पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज। यानी कि ई गवर्नेंस कैसे बनाएंगे, उसके लिए इन 4 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी बेसिकली। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, बात करेंगे स्टेजेस या स्टेप्स ऑफ ई गवर्नेंस। अब देखिए, स्टेप्स और पिलर्स में क्या डिफरेंस है। पिलर्स का मतलब है कि भाई आप ई गवर्नेंस कैसे बनाएंगे, जो बेसिक चीजें, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। और स्टेप्स या स्टेजेस का मतलब है कि ई गवर्नेंस को आप आगे किस तरह से ले जाएंगे। ठीक है, किस तरह से आगे इसको बढ़ाएंगे। तो स्टेप्स की जब हम बात करते हैं या स्टेजेस की हम बात करते हैं, तो ई गवर्नेंस के मुख्य रूप से ये 4 स्टेप हैं। ठीक है, कौन कौन से? कंप्यूटराइजेशन, नेटवर्किंग, ऑनलाइन प्रेजेंस और ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी। मतलब बेसिक स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं। कंप्यूटराइजेशन का मतलब है सबसे इनिशियल स्टेज है, जिसमें क्या है कि भाई ई गवर्नेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर की पहुंच लोगों तक होनी चाहिए। लोगों से पहले गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं उनमें कंप्यूटर होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफिसेज के साथ साथ सिटीजन्स के पास भी कंप्यूटर होने चाहिए। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट। पहला स्टेप क्या है? कंप्यूटराइजेशन, यानी कि कंप्यूटर्स अवेलेबल होने चाहिए लोगों के पास गवर्नमेंट ऑफिसेज में। इसके बाद है नेटवर्क, यानी कि भाई कंप्यूटराइज सिस्टम तो हो गया, आप लोगों ने कंप्यूटर्स तो रख दिए, लेकिन अब उनको कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क होना चाहिए। इंटरनेट के बिना आप उनको आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, बिना इंटरनेट के कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। जो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के ऑफिसेज है, डिपार्टमेंट्स है, तो वहां पर कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है, ताकि आप कोऑर्डिनेट कर सके। इसके बाद है ऑनलाइन प्रेजेंस। देखिए, ऑनलाइन प्रेजेंस का मतलब है कि भाई कंप्यूटराइजेशन आ गए, कंप्यूटर आप लोगों ने रख दिए, साथ ही उनको आपस में कनेक्ट भी कर दिया। अब ऑनलाइन प्रेजेंस किस तरह से होगी? ऑनलाइन प्रेजेंस का मतलब है कि आपको आपका जो कंटेंट है वो भी तो होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन आपका कंटेंट होगा तभी तो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस शो होगा। यानी कि आपको कोई ना कोई वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी या कोई एप्लीकेशन आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का आपको प्रयोग करना है। चाहे कोई एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू आप कंटेंट प्रोवाइड कर सके, चीजों को मैनेज कर सकें। ठीक है, इंफॉर्मेशन और सर्विसेज पब्लिक तक पहुंच सके। इसके बाद है ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी। अब ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी का मतलब क्या है कि भाई आपने कंप्यूटर रख दिए, नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, आपने अपना कंटेंट भी प्रोवाइड कर दिया। अब लोगों से इंटरेक्ट किस तरह से करेंगे? तो ये क्या है? ये स्टेज कहती है कि भाई जो कम्युनिकेशन है वो 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। लोगों की शिकायतें भी तो हो सकती हैं गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट तक उनकी शिकायतें कैसे पहुंचेंगी? जब 2 वे कम्युनिकेशन होगा, यानी कि सिटीजन्स को भी अलाउ किया जाना चाहिए कि वो अगर अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहते हैं तो गवर्नमेंट तक उनकी बात डायरेक्टली पहुंच सके। तो ये क्या है? ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी, यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए कि सरकार ने जो भी सर्विसेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सिटीजन्स तक पहुंचे, बल्कि सिटीजन्स को भी हक होना चाहिए, उनको भी अलाउ किया जाना चाहिए कि भाई वो भी गवर्नमेंट सर्विसेज या इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो बता सकते हैं गवर्नमेंट को। तो क्या है? ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो ये मुख्य रूप से 4 स्टेप हैं। क्या क्या? कंप्यूटराइजेशन, नेटवर्किंग, ऑनलाइन प्रेजेंस और ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी। अब स्टेप्स के बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस, यानी कि गवर्नमेंट इंटरेक्ट किस तरह से कर सकती है ई गवर्नेंस में। ठीक है, यानी कि ई गवर्नेंस में सहभागिता कितने प्रकार से हो सकती है, यानी कि गवर्नमेंट कितने तरीके से इंटरेक्ट कर सकती है। अब पहला है G2G। G2G का मतलब है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर जो इंटरेक्शन हो रहा है सरकारी सर्विसेज और इंफॉर्मेशन वगैरह का, जो भी सर्विसेज और इंफॉर्मेशन है उनको आपस में एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट को ही शेयर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है? डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है,
तो यहाँ पर मतलब इनके बीच में ही आपस में कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन हो रहा है। तो G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में इंटरेक्शन कम्युनिकेशन हो रहा है। तो जैसे कि दो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, अलग अलग टैक्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो उनके बीच में आपस में डाटा को शेयर करना या इंटर एजेंसी कम्युनिकेशन फॉर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हो गया, या कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना लोकल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ये किस तरह के एग्जांपल्स है G2G। यानी कि जो भी इंटरेक्शन हो रहा है वो एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बीच में ही हो रहा है। इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म है प्रगति, तो वहां पर भी जो गवर्नमेंट अपनी जो भी ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है तो वो चेक करती रहती है बीच बीच में कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा उनका इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। इसके बाद है G2C। अब ये G2C क्या है? G2C का मतलब है गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि जो भी इंटरेक्शन कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि सरकार जो भी अपनी ऑनलाइन सेवाएं प्रोवाइड करती है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन्स के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? G2C, यानी कि गवर्नमेंट सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जैसे ऑनलाइन सर्विसेज फॉर सिटीजन्स, जैसे टैक्स फिलिंग हो गया या परमिट वगैरह के लिए अप्लाई करना, मतलब जो भी ऑनलाइन कार्य सिटीजन्स कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो भी सिटीजन्स के लिए कर रही है वो किसके अंतर्गत आएगा? गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को क्या क्या ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान कर रही है। इसके बाद बात करेंगे G2B। देखिए G2B का फुल फॉर्म क्या होता है? गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि यहाँ पर इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है? गवर्नमेंट और बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज के बीच में, यानी कि सरकार बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर काम करती है। जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ बिजनेस से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो वहां पर जब सरकार उन लोगों को सुविधाएं प्रदान करती है तो इसको क्या कहा गया है? G2B। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? GST, यानी कि GST कौन भरते हैं? जो लोग बिजनेस करते हैं वही GST पेड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया है? GST पोर्टल्स बनाए गए हैं ताकि ऑनलाइन पेमेंट किया जा सके। तो G2B का मतलब क्या है कि भाई वो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो सरकार बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए तैयार करती है उनको हम क्या कहते हैं? G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। जैसे ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो गया, लाइसेंस एंड परमिट ऑब्टेन करना। इसके बाद है G2E। G2E का मतलब है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, यानी कि इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है? गवर्नमेंट और उसके एम्प्लॉयज के बीच में, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके बीच में इंटरेक्शन, यानी कि सरकार अपने एम्प्लॉयज को सुविधा देने के लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करती है उसको हम क्या कहेंगे? G2E, यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। जैसे अगर हम बात करें कि भाई आजकल जितने भी सरकारी एम्प्लॉयज हैं तो उनकी सैलरी आजकल डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंच जाती है, तो ये क्या है? ये गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय है। या एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल हो गया, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, डिजिटल HR सर्विसेज फॉर गवर्नमेंट स्टाफ, ठीक है। ये किसके एग्जांपल्स हैं? G2E के। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा उसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भी गवर्नेंस होती क्या है, उसके बाद ई गवर्नेंस का क्या मतलब होता है, अब ई गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उसके पिलर्स कौन कौन से हैं, उसके स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस, यानी कि सरकार कितनी तरह से इंटरेक्ट कर सकती है ई गवर्नेंस में। तो 4 तरह से इंटरेक्ट कर सकती है। कौन कौन से? मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे मेजर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया। देखिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कौन कौन सी पहल शुरू की गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, उसका नाम क्या है? डिजिटल इंडिया। इसको कब लॉन्च किया गया था? 1 जुलाई 2015। डेट भी याद रखिएगा, कौन सी जुलाई? 1 जुलाई 2015 को ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना, यानी कि लोग चीजों को डिजिटली, यानी कि ICT का प्रयोग करके, इंटरनेट का प्रयोग करके लोग चीजों को करना सीखें। तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया कि हाई स्पीड इंटरनेट लोगों को प्रोवाइड किए। जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनको भी इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड की गई। इंटरनेट प्रोवाइड करने के बाद
जो है उनको ई गवर्नेंस और ई सर्विसेज प्रोवाइड की गई ताकि लोग चीजों को डिजिटली करना सीखें। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो इंडिया है उसको डिजिटली इंपावर्ड करना। तो इसका एक कोटेशन भी है डिजिटल इंडिया का, पूछा भी जा सकता है, पावर टू इंपावर। ठीक है, पावर से इंपावर की तरफ जाना। अब इसके जो है मुख्य रूप से 9 पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया के। बहुत बार आप लोगों से पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है, और इनमें से किसी एक पिलर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था उसके कितने पिलर्स हैं, कितने स्तंभ हैं? तो कितने हैं? 9 पिलर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? ब्रॉडबैंड हाईवेज। ब्रॉडबैंड हाईवेज का मतलब है कि भाई लोगों को ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, और इसके लिए एक प्रोग्राम भी शुरू किया गया था ब्रॉडबैंड हाईवेज के लिए। क्या है उसका नाम? भारत नेट। ठीक है, भारत नेट, उसका नाम क्या है? भारत नेट प्रोग्राम भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था ताकि ब्रॉडबैंड लोगों तक इजीली पहुंच सके। यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, यानी कि हर इंसान के पास, हर इंडिविजुअल के पास मोबाइल होना चाहिए। यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, देखिए पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम भी चलाए गए, यानी कि पब्लिक इजीली इंटरनेट को एक्सेस कर सके, इसके लिए जो है पब्लिक वाईफाई और हॉटस्पॉट्स वगैरह का प्रयोग किया गया। इसके बाद है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी कि सरकार की जो सेवाएं हैं उनको ऑनलाइन बनाना। ई क्रांति का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। देखिए ई क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है डिजिटल इंडिया का। क्या है कि भाई सरकार की जो भी सेवाएं हैं उनको इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, तो पूछा भी जा सकता है ई क्रांति के बारे में कि डिजिटल इंडिया का वो कौन सा पिलर है जिसमें जो है सरकार अपनी सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती है। तो कौन सा है? ई क्रांति। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल का मतलब सभी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। देखिए होता क्या है कि आज की डेट में हम आईसीटी के जितने भी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं तो वो क्या है कि हम दूसरे देशों से ज्यादातर आईसीटी के इक्विपमेंट्स को क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, बाहर के देशों से मंगवाते हैं, जैसे चाइना, वियतनाम वगैरह। तो भारत का बहुत ज्यादा पैसा इन चीजों में वेस्ट हो जाता है। तो सरकार क्या चाहती है कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाना चाहिए इंडिया में ही। इसके बाद है आईटी फॉर जॉब्स, यानी कि जॉब्स के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। कहने का मतलब है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। लोगों को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अपने जॉब्स वगैरह के लिए वो आईटी का प्रयोग करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स, यानी कि जो भी इनिशिएटिव्स, जो भी स्टार्टअप्स गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं उनको आगे की तरफ बढ़ाना है। तो देखिए डिजिटल इंडिया के बारे में आपको क्या क्या मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि भाई इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2015 को इसको शुरू किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें कितने पिलर्स हैं? तो 9 पिलर्स हमने अभी पढ़े। ठीक है, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसका जो थीम है वो क्या है? डिजिटल इंडिया का पावर टू इंपावर। ये मेन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा इनिशिएटिव है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, निक। ठीक है, फुल फॉर्म्स आपको सभी की पता होनी चाहिए। अब ये जो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है इसकी शुरुआत, यानी कि इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1976 में किया गया था। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। कहने का मतलब है कि भाई आईसीटी के लिए एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है निक। ठीक है, अर्थात भारत सरकार के लिए ई गवर्नेंस के जो भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे कौन करता है? ये सेंटर करता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर करता है। ठीक है, ई गवर्नेंस के भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो कौन करता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर करता है। क्या क्या करता है? इसका रोल क्या है? मतलब निक क्या करता है? कोई भी डिजाइन तैयार करना, उसको डेवलप करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, और जो अलग अलग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, यानी कि ई गवर्नेंस के जितने भी कार्य हैं भारत सरकार के वो सारे के सारे कौन करता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर निक करता है। और देखिए यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगी कि देखिए एक निक नेट नाम का प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है। निक नेट का मतलब है कि भी भारत में जितने भी जिले हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। कौन सा? निक नेट। ठीक है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के बारे में जो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसकी शुरुआत 1976 में की गई थी। मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें
कहीं तो कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ई गवर्नेंस के लिए। गवर्नमेंट के जितने भी ई गवर्नेंस से रिलेटेड कार्य हैं उनके लिए एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो निक नेट नाम का प्रोजेक्ट चलाया गया है जिलों को आपस में जोड़ने के लिए। इंडिया के जितने भी जिले हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए निक नेट नाम का प्रोजेक्ट चलाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, NDLM। ठीक है, NDLM की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, क्या है? नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। अब ये जो NDLM मिशन है ये कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। डिजिटल इंडिया का ही एक इनिशिएटिव है ये भी NDLM। इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या था कि मेक 1 पर्सन इन एवरी फैमिली डिजिटली लिटरेट, यानी कि हर घर ई साक्षर। इसका थीम क्या है? हर घर ई साक्षर। ये आपको याद रखना है। हर घर ई साक्षर का मतलब है कि भाई हर फैमिली में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको कंप्यूटर की नॉलेज हो, जो डिजिटली लिटरेट हो। इसका रोल क्या है, क्या करता है? ये प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग टू सिटीजन्स, यानी कि लोगों को डिजिटल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इसको बनाया गया है कि लोगों को बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज और इंटरनेट को किस तरह से यूज करना है इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना। इसके बाद बात करेंगे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? NEGP। तो ये फुल फॉर्म आप सभी की याद रखना है। NEGP की फुल फॉर्म है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। कब लॉन्च किया गया था? 2006 में। डेट भी याद रखना, 18 मई। ठीक है, 18 मई 2006 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था, किसके लिए? ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस यूजिंग IT, यानी कि जो हमारे जो देश के लोग हैं वो IT का यूज करना सीखे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना सीखे। कहने का मतलब है कि देश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना, हमारे देश को एक डिजिटल कंट्री के रूप में तब्दील करना, इसका मेन मुख्य उद्देश्य था। तो ये NEGP जो प्रोग्राम है इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या था कि यानी कि सरकार की जो सुविधाएं हैं वो ऑनलाइन लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, ऑनलाइन चीजों को यूज करना लोग सीखे। इसका थीम क्या है? आप लोगों से पूछा जा सकता है, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। ठीक है, ये थीम हर एक का आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो प्रोग्राम है जब इसको स्टार्ट किया गया था तो इसमें जो है 26 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स उस टाइम पर शामिल थे। जब शुरू किया गया था मिशन मोड प्रोजेक्ट थे, लेकिन आज की डेट में इसमें जो है 31, यानी कि इसमें 25 में 5 और ऐड कर दिए गए हैं। 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं। मिशन मोड प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि भाई सरकार जो भी चीजें प्रोवाइड करती है उनके बारे में उनको डिफाइन करना कि वो कब लागू होंगी, कौन सी चीज का क्या टाइम पीरियड है, उन चीजों को डिफाइन करना मिशन मोड प्रोजेक्ट्स का मतलब है। तो इसमें कितने मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं आज की डेट में? 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये जो NEGP प्रोजेक्ट है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है? कॉमन सर्विस सेंटर्स। कॉमन सर्विस सेंटर्स का मतलब है कि भाई सरकार ने जो भी सुविधाएं प्रदान की है वो लोगों तक पहुंचाना। स्टेट डाटा सेंटर्स का मतलब है स्टेट क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसको इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इनिशिएटिव की, वो क्या है? नेशनल नॉलेज नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में हम NKN कहेंगे। NKN की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल नॉलेज नेटवर्क। अब इस प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? इसको लॉन्च कब किया गया था? 2010 में किया गया था। ये क्या है? ये NKN क्या है? यानी कि भारत में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और रिसर्च वगैरह से रिलेटेड कार्य होते हैं उनको आपस में जोड़ना, उनको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उनको प्रोवाइड करना। क्यों करना? ताकि किसको फैसिलिटेट किया जा सके? कोलैबोरेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग को, यानी कि जितने भी एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो कोलैबोरेट कर सकें। ठीक है, आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। तो ये प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इनिशिएटिव है वो क्या है? वेब पोर्टल्स एंड मोबाइल एप्स। देखिए, न्यूमरस वेब पोर्टल्स एंड मोबाइल एप्स हैव बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। अब किसी एक पर्टिकुलर मोबाइल ऐप के बारे में या वेब पोर्टल के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे न्यूमरस वेब पोर्टल्स और मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए सरकार के द्वारा, ताकि गवर्नमेंट्स की जो भी सर्विसेज और इंफॉर्मेशन है इजीली लोग उनको एक्सेस कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे MyGov हो गया, eGov ऐप स्टोर हो गया, डिजी लॉकर हो गया, उमंग हो गया। तो ये क्या है? ये गवर्नमेंट के वेब पोर्टल्स और मोबाइल ऐप्स हैं। अब यहाँ पर अगर हम डिजी लॉकर की बात करें
तो ये क्या है, ये एक ऐसा वेब पोर्टल है जहां पर आप डिजिटली अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटली स्टोर करवा सकते हैं। उमंग एक तो फुल फॉर्म ही आप लोगों से पूछी जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उमंग। फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो उमंग क्या है, ये एक मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप है जिसके द्वारा आप सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कोई बिल आपको पे करना है या रेलवे टिकट वगैरह बनवानी है तो उसके लिए आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा माई GOV है जहां पर गवर्नमेंट जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनके बारे में आपको नॉलेज मिल सकती है, और eGOV का एक ऐप स्टोर भी है, ठीक है। तो बहुत तरह के वेब पोर्टल्स और मोबाइल ऐप हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे ई एजुकेशन एंड ई हेल्थ की। तो ये भी एक मेजर इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, यानी कि मेडिकल फील्ड में और एजुकेशन के फील्ड में भी आप चीजों को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ICT स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स। बहुत तरह के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए टेलीमेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और टेलीमेडिसिन सर्विसेज क्या करती हैं, एजुकेशन और मेडिकल केयर को इंप्रूव करती हैं ताकि लोग उन चीजों को इजीली एक्सेस कर सकें। अगर हॉस्पिटल के फील्ड में अगर हम बात करें, यानी कि मेडिकल के फील्ड में हम बात करें, तो ई संजीवनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो टेलीमेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि कनेक्टिंग पेशेंट्स विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको पेशेंट्स से कनेक्ट करने का एक सीधा तरीका है, ई संजीवनी के द्वारा आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी नॉलेज पाना चाहते हैं टेलीमेडिसिन सर्विसेज से रिलेटेड, वो आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा स्वयं क्या है, ये स्वयं क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। इसके अलावा ई पाठशाला है और क्या है, दीक्षा है। ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। तो स्वयं का है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन हाई क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा ई पाठशाला है जहां पर आपको NCERT वगैरह की बुक्स भी मिल जाएंगी। दीक्षा है, तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को इंप्रूव करने के लिए, ई लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। ICT का किस तरह से यूज कर सकते हैं, यानी कि जो बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, घर बैठकर कुछ पाना चाहते हैं जो उनको नहीं मिल पाता, तो वो क्या कर सकते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि आप अगर कुछ पेमेंट करना चाहते हैं तो आजकल आप लोगों को बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी ये भी एक मेजर इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। तो बहुत तरह के ऑनलाइन पेमेंट के ऐप हैं, यानी कि हर बैंक आज की डेट में ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा देता है, उसकी सर्विसेज आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो है क्या है, भीम का मतलब भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि भीम क्या है, एक मोबाइल ऐप है जिसके द्वारा आप सेफ सिक्योर क्विक डिजिटल पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। डिजिटल पेमेंट की बात करने की हमें जरूरत ही नहीं है, एक रेहड़ी वाले से लेकर एक बिजनेसमैन, कहीं पर भी आप जाएंगे तो हर इंसान आज की डेट में डिजिटल पेमेंट करना जानता है, ठीक है। हर एक के पास अपना QR कोड भी होता है और UPI का प्रयोग करके भी लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं। तो ये क्या है, डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन है, यानी कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको बैंकों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपना जो भी पेमेंट वगैरह करना है, जो भी चीज परचेज करनी है, तो ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और मेजर प्रोजेक्ट्स को यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे आधार हो गया, GST हो गया, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गया। देखिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, यहाँ पर हमने कुछ मेन इनिशिएटिव्स को डिस्कस किया है, ठीक है। अब आधार की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ये 12 डिजिट्स का एक नंबर होता है, यानी कि इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है 12 डिजिट का, एक बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इसको कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपका डिजिटल ID प्रूफ, इसको आप समझ सकते हैं, हर एक के पास अपना आधार कार्ड होता है, ठीक है। GST की बात करें तो जो भी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क से रिलेटेड है, जो भी व्यापार वगैरह करते हैं तो वो GST पे कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनके लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है, यानी कि जो लोग
गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए बैंकिंग की सुविधा प्रदान गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। उसको क्या कहा गया है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, यानी कि जो अनबैंक्ड है, जिनके अपने बैंक खाते नहीं है, उनके लिए बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था आईसीटी एंड ई गवर्नेंस इन इंडिया, इसमें हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भाई गवर्नेंस क्या होती है, ई गवर्नेंस का मतलब क्या है, आईसीटी ई गवर्नेंस में किस तरह से हेल्प करती है, ई गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, उसके पिलर्स कौन कौन से होंगे, उसकी स्टेजेस की हमने बात की। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरेक्शन, यानी कि सरकारी सहभागिता कितने प्रकार से हो सकती है ई गवर्नेंस में, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेजर इनिशिएटिव्स, ई गवर्नेंस के मेजर इनिशिएटिव्स क्या क्या है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि भाई आप लोगों का कोई डाउट होगा नहीं। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस।